नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की चतुर्थ प्रश्न पत्र अर्थात मैथ्स के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर चलेंगे। और आज के इस वीडियो में जितने भी हमारे एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हमारे हैं मल्टीपल चॉइस के, हमने लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन को लिया हुआ है। अर्थात आज के इस वीडियो से आपको के लगभग सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया गया है। और दूसरी चीज, जो साथी अभी पूर्व में लिए गए क्लास थर्ड सेम मैथ्स की लगभग क्लास ली जा चुकी है, तो जो साथी नहीं लिए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां आपको सारी क्लास की लिंक मिल जाएगी और वहां से जाकर आप अपनी सारी क्लास, जो क्लास आपको जरूरत हो उसके अनुसार वह क्लास आप देख सकते हैं। तो चलते हैं सीधे हम आज के प्रश्नों के क्रम में। तो आज का पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड है। तो यहां पर जब हम आप देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, तो ये हमारा सर्वसमीका का सूत्र जो होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पर यह आपका इसी का राइट साइड जो RHS का है, यह खंड आपका दिया हुआ है और इससे पूछ रहा है तो इसमें आपका x और 1/2 यानी आपका जो खंड बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करेंगे इस फार्मूले पर तो आपको यही खंड मिल जाएगा। जैसे a स्क्वायर, तो a के स्थान पर x है तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो a x है और 1/2 b है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। ये खंड आ रहा है। तो यहां आपका जो ये पूछ रहा है गुणनखंड x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अर्थात सी विकल्प क्या है, सी विकल्प आपका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, यदि 2 3 और x का समांतर माध्य 3 है, 2 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। तो यहां हम लोग जानते हैं ये सूत्र है कि समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योग कर लेते हैं और नीचे पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहां पर समांतर माध्य हमको मालूम है कितना, 3 है, तो 3 बराबर पद कौन कौन से हैं, 2 3 और x, 2 धन 3 धन x और पदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये आपका हो जाएगा 3 बराबर 5 धन x बटे 3, तो 3/1 करके तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 धन x बराबर 3 गुणे 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 ऋण 5, तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4, अर्थात पहला विकल्प हमारा क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। ये प्रश्न बहुविकल्पी के जरूर हैं, लेकिन ये प्रश्न आपको अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में भी आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसका मैं पूरा डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि किसी भी खंड में ये प्रश्न पूछे जाए तो वह प्रश्न आप इजी गोइंग यानी सरल रूप में हल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/x-1 प्लस 3/1 - x का मान होगा। तो यहां जब हम आप देखते हैं कि दो आपका प्रश्न है 2/x-1 प्लस 3/1 - x,
तो इसका मान आपसे पूछा गया है, तो हम आप जानते हैं भिन्न में जब हर समान नहीं है तो हम उनका क्या लेते हैं, हम उनका लासा निकाल लेते हैं यानी लघुत्तम। तो x माइनस वन और वन माइनस एक्स हो जाएगा इसका लघुत्तम रूप। तो इसमें आपका x वन माइनस एक्स से दो का गुणा होगा, तो यानी दो ब्रैकेट में वन माइनस एक्स प्लस तीन में गुणा हो जाएगा x माइनस वन से। अब इसको आप ओपन कर देंगे, तो जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा दो ऋण दो एक्स धन तीन एक्स ऋण तीन, और नीचे आपका x माइनस वन और दूसरी तरफ आपका हो जाएगा वन माइनस एक्स, ये रूप आपका आ जाएगा। तो इसको और आप देखिए तो तीन एक्स और इधर क्या है, ऋण दो एक्स है, तो इसका मान आपका हो जाएगा x और ऋण तीन और इधर दो है तो x ऋण एक बटे ब्रैकेट में x माइनस वन और दूसरी तरफ आपका हो जाएगा वन माइनस एक्स। तो अब यहां पर ये आपका जो रूप दिया गया है, तो ये दो पहले है तो इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, और इजी समझने के लिए माइनस वन प्लस एक्स ये आपका आ रहा है, तो इसमें हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर जितना है ये माइनस वन में है, आप विकल्प को देख रहे हैं, तो माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन और दूसरे में वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स कट जाएगा, तो आपका उत्तर आएगा माइनस वन अपान एक्स माइनस वन, ये आपका उत्तर बनेगा। और चौथा विकल्प दिया हुआ है जो आपका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, चार समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनखंड 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद तीन हो तो दूसरा पद होगा। तो यहां हम जानते हैं चार समानुपाती पद होते हैं, तो उसमें आपका होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये आपका सूत्र है समानुपाती राशियों में। यदि चार समानुपाती पद हैं, मध्य पदों का गुणनफल, तो यहां आपको मध्य पदों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 36, तो ये आपका हो जाएगा 36। और बाह्य पदों में एक पद दिया है तीन, तो दूसरा पद हम मान लेते हैं कि वह x है, तो तीन गुणे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 बटे तीन, अर्थात दूसरा पद हमारा कितना होगा, दूसरा पद 12, अर्थात तीसरा विकल्प क्या होगा, तीसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 10 भागे 3/4 की घात 8 का मान होगा। तो यहां ये जो सूत्र है इसमें दो घातांक के नियम का लगेगा। यदि a की पावर m गुणे a की पावर n आधार समान है तो घात क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं, a की घात m प्लस n। वहीं a की घात m भागे a की घात n है, आधार समान है, तो क्या होगा, घात घटा देते हैं उस आधार पर, तो a की घात m माइनस n, यही दो सूत्र इसमें आपका लगेगा। तो आपका हो जाएगा 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 10 भागे 3/4 की घात 8। तो इन दोनों में योग हो जाएगा घात, और ये घात उससे घट जाएगी, तो आपका आ जाएगा क्या, बराबर 3/4 की घात किस रूप में आएगा, 3/4 की घात 2 धन 10, और फिर इधर 8 भागे है ऋण 8, तो इसका मान कितना आ गया, ये आ जाएगा 3/4 की घात 10 2 12 ऋण 8, तो ये हो जाएगा 3/4 की घात 4।
तो ये आएगा। अब इसको आप सरल कर लेंगे तो ये ऊपर 3 का 4 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और नीचे 4 का 4 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4। ये कैसे हुआ? ये आपका सूत्र होता है कि यदि a अपान बी की पावर m है तो ये हम लिख सकते हैं a की पावर m अपान b की पावर m। इस सूत्र के आधार पर हमने इसको लगाया और इसका जब आप मान निकालेंगे तो 3 का गुणा आप करेंगे, 9 में 3 से करेंगे 9 त्रिक 27, और 27 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, और 4 का 4 में करेंगे तो 16, 16 का 4 से करेंगे तो 64, और 64 का 4 से करेंगे तो 256, यानी 81/256 आएगा। और बी विकल्प दिया हुआ है जो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुपात का चिन्ह होता है। तो इसमें हम आप जानते हैं कि जब दो बिंदी ऊपर और नीचे रखते हैं तो ये हमारा क्या है, ये अनुपात का चिन्ह होता है। तो यहां दूसरा विकल्प हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समानुपात का चिन्ह क्या होता है? समानुपात, जब अनुपात के पैरेलल दो चिन्ह लगा देते हैं तो ये समानुपात का चिन्ह होता है। तो यहां पहला विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प आपका आंसर होगा। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह भी समानुपात का रूप है कि दो संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है 8:5 है, और तो यहां पर आप लिखेंगे 8:5, और यहां पर छोटी संख्या आपकी दी हुई है 12.5। तो बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं कि क्या है, x है। तो यहां समानुपाते आपका क्या हो जाएगा, x अनुपाते 12.5। क्योंकि बड़ी संख्या अनुपात है छोटी संख्या, तो यहां अनुपात में पहले खंड में आप देखेंगे समानुपात का मतलब समान अनुपात दोनों में होना चाहिए। तो यहां पर आपका हो जाएगा 8 बड़ी है 5 छोटी, तो x बड़ी संख्या पहले होगी और छोटी संख्या बाद में होगी। तो इस तरह आप इसको देखेंगे। तो अब यहां पर फिर वही सूत्र आता है कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे x बराबर 8 गुणे 12.5। तो अब x का मान हो जाएगा 8 गुणे 12.5 बटे 5, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर 2 बचा, 5 लिया 2.5, तो 8 से अब गुणा करेंगे 2.5 में, तो इसका उत्तर 20 आएगा। तो यहां आपका तीसरा विकल्प 20 दिया है और ये क्या होगा, ये आपका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, 5.8 या 11.4, सॉरी 5:8 और 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है? तो यहां हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5:8 को भिन्न के रूप में बदलते हैं, तो 5/8 हो गया। और दूसरा है 11:4, तो ये हो गया 11/4। तो हम जानते हैं कि जब हमें भिन्न छोटे बड़े का ज्ञान करना होता है तो हम हर को समान कर देते हैं। तो इसमें हर समान करने के लिए दूसरे अनुपात के अंश हर में 2 से गुणा कर दें तो 22/8 हो जाएगा। और हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, अर्थात 11:4 क्या है, बड़ा है। तो यहां दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा 11:4 5:8 से बड़ा है। अगला प्रश्न, अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है? तो समानुपात के दो रूप हम लोग पढ़े हैं, अनुलोम समानुपात और विलोम समानुपात। तो अनुलोम समानुपात या इसी को अनुलोम समानुपात को सीधा समानुपात भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आपसे अनुलोम के बजाय सीधा समानुपात पे पूछ लेगा तो उसका आशय अनुलोम समानुपात ही होता है।
अनुलोम समानुपात या सीधा समानुपात क्या है कि जब दो राशियां एक्स वाई, मान लीजिए दो राशियां एक्स और वाई हैं और ये दोनों आपस में इस प्रकार से संबंधित हों कि एक्स के बढ़ने या घटने पर वाई के मान में भी वृद्धि या कमी हो, तो इस प्रकार के अनुपात को अनुलोम समानुपात कहते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि 8 मजदूर किसी मकान को 10 दिन में रंगते हैं, तो अब यहां पर आपका प्रश्न बनेगा कि यदि हम मजदूरों की संख्या को बढ़ा दें तो क्या होगा, दिन कम हो जाएगा। ये हमारा विलोम अनुपात का रूप आएगा। और जैसे यहां पर 8 मजदूर 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो अब यहां दिनों की संख्या बढ़ा देंगे तो मजदूरों की संख्या कम होगी। तो ये विलोम का रूप आपका दिखाई देता है। जैसे 4 किलो चीनी का दाम 40 रुपए है, तो 8 किलो चीनी का दाम कितना होगा, तो स्वाभाविक है कि वह दाम बढ़ेगा। तो जैसे दाम बढ़ेगा उसी तरह उसका चीनी का मान यानी मात्रा, क्वांटिटी हमने बढ़ाई, उसी तरह उसका वैल्यू प्राइस भी बढ़ेगा। तो यहां अनुलोम समानुपात का संबंध जब हम तीर के माध्यम से लगाते हैं तो दोनों को एक ही दिशा में लगाते हैं। यहां पर जो लिखा है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर पूरा सही विकल्प ना होकर बल्कि हम ये लगाएंगे कि तीर क्या लगाएंगे, एक ही दिशा में तीर का निशान लगाएंगे, जैसे हमने यहां पर लगाया। तो अब यहां पर जैसे x हमने मान लिया, तो अब इस आधार पर हम इसका मान वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल प्रश्न यहां पूछा था कि तीर की दिशा कैसी होती है, तो तीर की दिशा कैसी होती है, तीर की दिशा एक ही दिशा में होती है। अगला प्रश्न, प्रतिलोमानुपात की बात जब हम करते हैं तो अभी हमने बात किया था विलोम अनुपात, पहले सीधे की बात किया था, विलोम अनुपात या प्रतिलोमानुपात। तो इसमें x और y इस प्रकार से संबंधित होते हैं, जैसे वहां पर कि बढ़ने या वृद्धि कमी से y के मान में भी उसी तरह वृद्धि या कमी होती है, किंतु यहां इस प्रकार से संबंधित होगा कि x किसी अनुपात में बदलने पर y उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती है। और यहां पर हम इस तरह से समझेंगे जैसे x और y के बीच में जो संबंध होता है वो कि इसको कह दें कि x गुणे y बराबर k। k क्या होता है, k हमारा अचर होता है। k कैसा होता है, k अचर होता है। तो वे राशियां प्रतिलोम समानुपाती कहलाती हैं। और प्रतिलोम समानुपात में जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए 8 मजदूर किसी मकान को 12 दिन में रंगते हैं। हमने यदि मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया, मजदूर हमने कितना कर दिया, 12 मजदूर कर दिया, तो स्वाभाविक है कि यहां पर दिन क्या होंगे, दिन कम हो जाएंगे। तो यहां पर जो हम चिन्ह लगाते हैं वह विपरीत दिशा में लगाते हैं। यहां पर दाएं तरफ, सामने, बाईं, नीचे की ओर नहीं, बल्कि यहां पर जो विकल्प सही बनेगा, यहां पर सही विकल्प नहीं, यहां पर जो विकल्प बनेगा वह कैसा बनेगा, जैसे पिछले प्रश्न में था एक ही दिशा में, यहां पर क्या होगा, यहां विपरीत दिशा में हमारा चिन्ह लगाया जाता है। किसका, तीर का चिन्ह। अगला प्रश्न, 80 पैसे और ₹4 का अनुपात है। तो अनुपात में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुपात तभी होगा जब क्या होगा, दोनों राशियां समान होंगी। दोनों राशि क्या होंगी, समान इकाई में होंगी, तभी उनका अनुपात होता है। तो यहां पहले हम 80 पैसा है पहला, और दूसरा क्या है, 4 रुपया है। तो हम 4 रुपए को भी पैसे में बदल लेते हैं, यानी ये 400 पैसा है। अब 80 पैसा और 400 पैसा का आप अनुपात निकाल लेंगे, तो 80 और 400 का जब आप अनुपात निकालेंगे
तो इसको आप भिन्न में परिवर्तित करिए। 80/400, एक शून्य से कटा और 8 एकम 8, 8 पंचे 40, अर्थात 1/5, या इसी को लिख सकते हैं 1:5। तो यहां दूसरा विकल्प जो दिया गया है ये आपका आंसर होगा। तो यहां जो विशेष ध्यान रखना है वो क्या है, हमें दोनों राशि समान इकाई में रखना है। जो इस प्रश्न का मुख्य आपको ध्यान में रखना है कि दोनों राशि यानी जिन दो राशियों का अनुपात ज्ञात करेंगे उन दोनों की राशि समान इकाई में होना चाहिए। अगला प्रश्न, 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात। तो यहां पर भी देखिए एक मीटर में है, एक किलोमीटर में है, तो हम इसको पहले मीटर में बदल लें। तो 500 मीटर है और दूसरा कौन सा है, 5 किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5000 मीटर हो जाएगा। तो अब 500 अनुपाते 5000 आप करेंगे तो यहां पर आपका 2 शून्य कट गया, 5 एकम 5, 5 दहम्मा 10, अर्थात 1:10 बना और 1:10 तीसरा विकल्प है जो कि आपका आंसर। तो यहां पर भी हमने क्या किया, दोनों राशि क्या किया, दोनों राशि को समान इकाई में परिवर्तित किया, समान इकाई में परिवर्तित किया, यानी दोनों का समान इकाई में हमने परिवर्तन किया। यही मुख्य चीज है, इसी में हम गलती कर जाते हैं। अगला प्रश्न, ₹35 को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। तो यहां जो दिया गया अनुपात है, दिया गया अनुपात कितना है, दिया गया अनुपात बराबर 3:4 है, और तो इनका आनुपातिक योग कितना होगा, इनका आनुपातिक योग बराबर 3-4 अर्थात 7 हो गया। और कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए 35 हैं। तो अब यहां पर हमें दोनों भाग निकालना है, तो हम पहला भाग निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा कुल रुपया है यानी 35 को गुणा कर देंगे पहले भाग यानी 3 और आनुपातिक योग बटे करके, यानी इस रूप में। तो 7 से काटेंगे 35 को, 5 गया, तो पहला भाग कितना आ गया, 15 रुपए। पहला भाग कितना आया, 15 रुपए। फिर आप दूसरा भाग निकालेंगे तो दूसरा भाग बराबर वही कुल रुपए, और दूसरे का भाग क्या है, 4 है, तो 4/7 यानी अनुपातिक योग, तो 7 × 35, तो दूसरा भाग कितना आ गया, 20 रुपए। तो यहां 15 और 20 चौथा विकल्प दिया गया है, अर्थात चौथा विकल्प हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 की घात 2/3, ये आपका प्रश्न दिया गया है। 27 की घात 2/3 का मान होगा। तो यहां हम 27 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 27 बराबर 3 × 3 × 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, या इसको 3 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो 27 के स्थान पर हम क्या करते हैं, 3 की घात 3 और होल की पावर 2/3। तो अब यहां पर वही सूत्र लगेगा, a की पावर m होल की पावर n बराबर a की पावर m × n। तो यहां क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 × 2/3, 3 से 3 कट गया, तो आपका क्या आ गया, 3 की घात 2 अर्थात 9। तो यहां चौथा विकल्प 9 दिया गया है, जो आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न, 4 की घात 0 × 4 की घात 1 × 4 की घात 2 का मान होगा। तो इसमें वही चीज हमने जैसे बताया था कि a की पावर m × a की पावर n × a की पावर l, तो इसका मान हो जाएगा a की पावर m धन n धन l। तो वही चीज यहां पे हम कर देंगे, 4 की घात 0 धन 1 धन 2 अर्थात 4 की घात 3
और 4 की घात 3 का मतलब 4 को 3 बार आप गुणा कर दें तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, इसका मान कितना आएगा 64 आएगा। तो तीसरा विकल्प जो है वो आपका क्या बनेगा, वो आपका आंसर बनेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 की घात 1/2 गुणे 2 की घात 1/2। तो 9 की घात 1/2 गुणे 4 की घात 1/2। तो 9 को हम लिख सकते हैं कि 3 की घात पूरे की घात 1/2 गुणे 2 की घात 2 4 के स्थान पर और पूरे की घात 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 1/2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 1/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, अर्थात 3 गुणे 2 और मान कितना आया 6। तो यहां पर आपका दूसरा विकल्प दिया गया है, तो दूसरा विकल्प आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3 है, इसको मूल रूप में व्यक्त करना है। तो मूल रूप में वो आपकी करनी का रूप है। जब हम मूल रूप में व्यक्त करने की बात करते हैं, इसका मतलब कि उसे हमें करनी में व्यक्त करना है और करनी का चिन्ह आपका कि कितने घात की करनी है वो यहां लिखी जाती है। तो किसी संख्या के मूल लेने का संकेत चिन्ह करनी है और कोई संख्या यदि करनी में लिखा है तो उसका अर्थ होता है कि उस संख्या का मूल निकालना। यही चीज यहां पर हमको ज्ञात करनी है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ये इसका आशय क्या है कि ये 3 घात की करनी है। ये क्या है, 3 घात की करनी है। तो अब ये 3 घात की करनी कैसे लिखेंगे, ये करनी के चिन्ह में 125 और इसका यानी इसका घनमूल हमको निकालना है 3 घात की करनी के रूप में। तो अब इसका यहीं तक पूछा गया। अब इसी का यदि ये कहता कि इसका क्या करें, हमें मान ज्ञात करना है तो दो तरह से ज्ञात, एक तो हम घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल निकालने के लिए हम इधर बताते हैं, जैसे 125 की घात 1/3 का मान ज्ञात करना अगर ये होता तो हम 5 की घात 3 और पूरे की घात 1/3। तो ये हो जाता 5 की घात 3 गुणे 1/3 से 3 कट जाता और आपका मान कितना आता 5, और 125 का घनमूल निकालेंगे तो उसका मान भी 5 ही आएगा। बहरहाल यहां आपका जो प्रश्न है मूल रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो मूल रूप में हमारा दूसरा विकल्प है जो कि हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। 10 की घात 0 का मान है। तो यहां हम आपको बता दें कि किसी भी संख्या, वह कितनी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो, की घात 0 हो, तो उस पूरी संख्या का, तो उस पूरी राशि का मान क्या होता है, उस पूरी राशि का मान 1 होता है। वह कोई भी संख्या उसकी घात यदि 0 है तो यानी इसका विकल्प पहला जो है वो उत्तर होगा। अगला प्रश्न है x की घात m पूरे की घात n का मान जो है वो क्या हो जाएगा, x की घात m इंटू n, अर्थात तीसरा विकल्प ये आपका आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 4 की घात 3/2 का मान, 4 की घात 3/2। तो अब 4 को हम 2 की घात 2 में भी लिख सकते हैं। तो 2 की घात 2 पूरे की घात 3/2। अब इसको आप खोल दीजिए, 2 की घात 2 गुणे क्या हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात 2 की घात 3 और इसका मान कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसका मान कितना होगा 8। तो पहला विकल्प क्या होगा, आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न 5000
रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र सीधे सीधे हम आप जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहां मूलधन हमारा कितना है 5000, दर 5 और समय 4। तो आप उसका मान रख दीजिए। मूलधन कितना है 5000 गुणे दर 5 समय 4 बटे 100, 2 शून्य ऊपर से कट गया तो 5 चौक 20 और 20 गुणे 50 यानी 50 गुणे 20। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1000 रुपए, यानी साधारण ब्याज कितना बनेगा 1000 रुपए। तो यहां आपका विकल्प आ जो दिया गया है वो आपका आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, 500 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए यहां पर ये ध्यान रखना है, वो साधारण ब्याज था, ये चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है कि A बराबर P 1 प्लस R अपान 100 की पावर T। T माने समय। अब यहां A माने क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, और P क्या है, मूलधन। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, दर। और T क्या है, समय। तो अब यहां पर आपको सब दिया गया है। P का मान आपको मालूम है कितना है 500, वहीं R का मान मालूम है कितना है 5%, और समय कितना है 2 वर्ष। तो आप सीधे सीधे मान रख दीजिए। तो यानी 500 ब्रैकेट में एक धन R 5/100 की पावर 2। तो अब 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी 20। तो ये आपका हो गया 500 ब्रैकेट में एक धन 1/20 की पावर 2। ये हो जाएगा 500 ब्रैकेट में, ये आपका हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर। अब इसको आप खोल दीजिए तो इसका आप गुणा करेंगे तो 500 गुणे 21/20 गुणे 21/20। तो अब ये 2 0 0 आपका कट गया। अब इसका आप गुणा करेंगे तो इसको आप गुणा करिए तो ये 21 21 कितना हो जाता है, ये 441, और 441 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 5। 441 में 5 से हम गुणा कर लेते हैं तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 2 22 यानी 2205/4। अब इसका आप भाग देंगे तो इसका भाग का मान कितना आएगा, तो 4 से आप भाग दीजिए, 4 पंचे 20, फिर आपका भाग देंगे 4 पंचे 20 और 5 बचा तो 4 एकम 4 दशमलव लगाएंगे, 1 बचा तो 10 हुआ, 4 दूनी 8, 2 0 5 बार गया, यानी 551 रुपए 25 पैसे हमारा क्या हुआ, चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। और ये दूसरा विकल्प दिया हुआ है जो आपका आंसर होगा। 200 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब यहां पर सीधे सीधे हम सूत्र लगाते हैं, A बराबर P 1 प्लस R अपान 100 की पावर T। तो अब चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए मूलधन हम P है 200 रुपए, तो हमने लिया 200 ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है 10%, यानी 10/100, और समय कितना है 2। अब इसको आप हल कर लें तो 200, अब शून्य से शून्य कट गया यानी एक धन 1/10, तो गुणे 11/10 की पावर 2। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 200 गुणे 11/10 गुणे 11/10। शून्य से शून्य, ये शून्य से शून्य कटा, तो ये आपका कितना हो गया, 2 11 11 में
121 और 2 से गुणा हो जाएगा तो 242 रुपए। अब प्रश्न पूछा क्या है, हमको ब्याज पूछा है चक्रवृद्धि। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो 242 में से 200 घटा दें तो कितना आएगा, 42 रुपए। तो यहां चौथा विकल्प 42 दिया गया है, जो कि आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 121 हो जाएगा। तो यहां पर भी वही सूत्र आपका लगेगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी। अब यहां मूलधन पूछा है, यानी किस मूलधन पी को पूछा है, आर 10 दिया गया है, समय 2 दिया गया है और मिश्रधन दिया गया है 121। तो आप लिखेंगे 121 बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपान 100 की पावर 2। तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आ गया क्या, 121 बराबर पी गुणे 11/10 की घात 2। और सरल कर दें, 121 बराबर पी गुणे 11/10 गुणे 11/10। तो अब पी का मान निकालने के लिए इधर हम लिख लेते हैं, पी बराबर क्या हो जाएगा, 121 गुणे, अब ये इधर जाएगा तो भिन्न पलट जाता है, हर का अंश और अंश का हर हो जाएगा, गुणे 10 बटे 11 गुणे 11। 11 से काटेंगे तो 11 बार, फिर 11 से काटेंगे तो 1, अर्थात 10 गुणे 10 100 रुपए हमारा क्या है, हमारा मूलधन। तो यहां पहला विकल्प है 100 रुपए, जो कि हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है चालू खाते पर, बचत खाते पर, अस्थायी जमा खाते पर या आवर्ती जमा खाते पर। तो यहां ये सब खाते के प्रकार हैं। तो चालू खाता जो हमारा होता है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, जो हमारा चालू खाता है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। बचत खाते पर कुछ ब्याज मिलता है और सावधि जमा खाते पर इस पर आपको अधिक ब्याज मिलता है। तो यहां आपका उत्तर अधिक ब्याज किस पर मिलेगा, अस्थाई जमा खाता, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट की बात हम करते हैं, जो हम एफडी करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, उसी पर सबसे ज्यादा मिलता है। तो सा विकल्प क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। इन चारों के अलावा एक खाता और भी होता है, वो भी हम चर्चा कर दें। एक होता है अल्पवयस्क खाता, जो माइनर्स के लिए खुलता है, 18 से कम आयु वर्ग के लिए, वह अल्पवयस्क माइनर्स के लिए जो होता है उनका खाता भी होता है। तो ये 5 प्रकार के हमारे बैंक के खाते होते हैं। ब्याज खाता खोला जा सकता है एक नाम से, संयुक्त नाम से या आ और बा दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम ब्याज या बचत खाता खोलते हैं, सेविंग अकाउंट जिसे हम कहते हैं, तो वह एक नाम से भी खुलता है, संयुक्त नाम से भी खुलता है, अर्थात तीसरा विकल्प क्या होगा, तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुगणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में कोई आधार नहीं होता, तो आधार क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं log 5। अब यहां कोई आधार नहीं दिया है, तो इसका मतलब इसका आधार 10 होता है। तो यहां चौथा विकल्प क्या होगा, चौथा विकल्प हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूंजी को प्रायः समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है, तो इस प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं, यानी जितनी हमारी पूंजी होती है उसे हम बराबर यूनिट्स में बांट देते हैं, उसी को हम आप कहते हैं शेयर। जो हम आप शेयर मार्केट की बात करते हैं, हमने किसी कंपनी ने इतना % शेयर बेच दिया, यानी पूरी पूंजी को उसने उतने बराबर खंडों में बांटकर और उसके उतने % शेयर को वो सेल करता है। तो यहां उत्तर क्या होगा, तीसरा विकल्प यानी शेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर एक्स वाई ए हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है। यहां ए इंटरसेक्शन जो बी की बात करते हैं ये आपका क्या होता है, ये सर्वनिष्ठ समुच्चय की बात करता है। अर्थात जो दोनों समुच्चयों में यानी ए और बी दोनों में, अब यहां ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो ऐसे अवयव जो दोनों समुच्चयों में उपस्थित हो, तो यहां पर भी ए है यहां पर भी ए है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए होगा। तो यहां तीसरा विकल्प क्या होगा, आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि a बराबर 1 3 5 7 9 11 व b बराबर दूसरा समुच्चय b बराबर 3 6 9 12 हो तो b माइनस a की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां जब b माइनस a की बात करते हैं तो जो b में है किंतु a में नहीं है, b माइनस a का आशय यह है कि जो बी में तो है मगर ए में नहीं है। अब 3 है इसमें, 3 नहीं होगा। 6 यहां पर नहीं है, 6 होगा। 9 यहां है, ए में भी है, नहीं होगा। 12 नहीं, अर्थात ए बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, 6 और 12। तो यहां 6 और 12 पहला विकल्प है जो आपका आंसर। अब यहीं पर यदि ये प्रश्न होता कि ए माइनस बी, हम इसको भी देख लें, तो अब ये देखेंगे कि a माइनस बी की जब हम बात करते हैं तो अब देखिए a में 1 है, b में नहीं है, होगा। 3 है, नहीं, चल लिखा जाएगा। 5 नहीं है, लिखा जाएगा। 6 7 इसमें नहीं है, 9 है, नहीं, लिखा जाएगा। 11 अगर a माइनस बी की बात करेंगे तो अब लिखा जाएगा 1 5 7 और 11। 1 5 7 और 11 ये अवयव a माइनस बी के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह आप इन तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न, ऋण 1 और धन 1 के बीच धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय है। तो हम आप संख्या रेखा पर देखते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर 0 है, दाहिनी तरफ हमारा पॉजिटिव होता है, बाईं ओर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 0 से दाईं तरफ चलेंगे तो ये हमारा धन 1 होगा, बाईं ओर चलेंगे तो ऋण 1 होगा। तो 1 के और ऋण 1 के बीच में कोई धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक नहीं है, अर्थात यहां पर इनके बीच का समुच्चय की बात करेंगे तो रिक्त समुच्चय, या उसी को हम फाई भी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को फाई यानी रिक्त समुच्चय की बात करते हैं। तो यहां पर रिक्त समुच्चय आपका विकल्प आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, समुच्चय ए बी का एक उप समुच्चय, ए बी का एक उप समुच्चय बताइए। तो यहां पर ए बी का एक जो उप समुच्चय है, क्योंकि 0 नहीं, 0 ये एकल, ये रिक्त समुच्चय। यहां एक चीज ये ध्यान दे दीजिए, जैसे यहां 0 लिखा है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, ये एकल समुच्चय है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा। अब ए बी के बीच में 0 तो है नहीं, अगर यहां पर खाली ये बना होता तब ये इसका आंसर हो जाता, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय यानी प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय रिक्त समुच्चय भी होता है। एक ए एक है नहीं तो वह समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। तो ये आपका पहला विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, एक समुच्चय, असीमित समुच्चय या सीमित समुच्चय। तो वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, यानी एक सीमित है, परिमित है। तो यह कौन सा समुच्चय होगा, सीमित समुच्चय, या इसी को हम परिमित समुच्चय भी कहते हैं।
यहां सीमित के बजाय परिमित शब्द आ जाएगा, यानी जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। जिसमें क्या हो? अवयवों की संख्या सीमित हो, वह समुच्चय क्या होता है? वह सीमित या परिमित समुच्चय कहलाता है। और यहां वर्णमाला के अक्षरों की बात कर रहा है अंग्रेजी, तो वो 26 बिल्कुल सीमित है, इसलिए यह सीमित या परिमित समुच्चय होगा। अगला प्रश्न, एक्स सच दैट ए का अर्थ है, अर्थात एक्स सच दैट ए, एक्स समुच्चय ए का अवयव है। इसका जो अर्थ होता है कि एक्स समुच्चय ए का अवयव है, ये तीसरा विकल्प आपका उत्तर है। समुच्चय 1, 2, 3 के उप समुच्चयों की संख्या, तो यहां कोई भी समुच्चय हो तो उसमें उप समुच्चयों की संख्या की जब हम बात करते हैं, उप समुच्चयों की संख्या जब आप निकालेंगे तो वो 2 की पावर अवयवों की संख्या, 2 की पावर अवयवों की संख्या। अब यहां कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 अर्थात 8 उप समुच्चय होंगे। ये आपका विकल्प सी आंसर होगा। अब यहां 8 समुच्चय हैं कौन से, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए इससे आपका लघुत्तरी में प्रश्न आ गया कि समुच्चय 1, 2, 3 के उप समुच्चयों को लिखिए, तो कौन कौन से होंगे? तो कोई भी समुच्चय जैसे 1, 2, 3, इसके जो उप समुच्चय बनेंगे वो क्या बनेंगे? सबसे पहले रिक्त समुच्चय, सबका एक समुच्चय होता है रिक्त, या हम इसको रिक्त को इससे भी दिखाते हैं, पहला, दूसरा एक, तीसरा दो, चौथा आपका हो जाएगा 1, 2, पांचवा आपका हो जाएगा 1, 3, छठा, अभी 3 को हमने लिया नहीं, यहां पे हम उसको भी ले लेते हैं 3। फिर 7वां समुच्चय, उप समुच्चय कौन सा बनेगा? 2 और 3। और 8वां समुच्चय कौन बनेगा? स्वयं एक उप समुच्चय होता है। तो ये 8 उप समुच्चय आपके बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न, यदि ए बराबर, ए समुच्चय ए में 3, 5 और बी में 4, 6, तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करता है। ए इंटरसेक्शन बी, ए 3, 5 और बी क्या है? बी 4, 6। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन में क्या होगा? यहां ये बताया था कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ है तो ये रिक्त समुच्चय बनेगा, या इसको हम इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं 5। अगला, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड हैं। तो अब यहां पर आप इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो यहां 7 के दो खंड ऐसे करने हैं जिनका योग 8 हो, तो वो क्या होगा? 7 एकम 7, 7 और 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 7 प्लस 1x और फिर प्लस 7। अब इसको आप हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो माइनस 7x प्लस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि माइनस बाहर है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस एक्स प्लस 7। इसमें और इसमें आप, इसमें x कॉमन है ले लिया, तो ये क्या हो गया? x माइनस 7, और इधर -1 ले लिया तो x माइनस 7। तो आपका क्या बना? x माइनस 1 और x माइनस 7। तो यहां कौन सा विकल्प है? x माइनस 1, x माइनस 7 तीसरा विकल्प, और यही तीसरा विकल्प क्या होगा? ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न,
6x² माइनस एक्स माइनस 15 क्या है? 6x² माइनस एक्स माइनस 15 के गुणनखंड होंगे। तो इसमें भी वही करना है, 15 छक्का 90 है, तो अब 10 9 90 यानी उनका ऋण दोनों खंडों का, यानी 15 गुणे 6 बराबर 90, इसके दो खंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो, तो 10 और 9 इनका अंतर करेंगे तो 1 आएगा, यहां 1 है। तो अब ये हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 6x² माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 15। ब्रैकेट को खोल दीजिए, 6x² माइनस 10x। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस 9x माइनस 15। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां आप 2x को कॉमन ले लें पहले पार्ट में, ये दूसरा आपका, तो 2x लेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 3x माइनस 5 और यहां पर प्लस 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 5। तो ये आपका हो जाएगा क्या? 2x प्लस 3 और दूसरे में हो जाएगा ये 3x होगा, तो 3x माइनस 5। तो आपका गुणनखंड 2x प्लस 3 और 3x माइनस 5 यानी चौथा विकल्प आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगला प्रश्न, a² प्लस 2 प्लस 1/a² का खंड क्या होगा? तो इसका खंड आपका ये प्रश्न का a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, वही सूत्र लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये आपका रूप होगा, तो ये a प्लस 1/a का रूप होगा और पहला विकल्प हमारा क्या होगा? पहला विकल्प हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, 10.5 का वर्ग की पावर 2 यानी 10.5 की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। तो इसको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, तो आप गुणा कर दीजिए इन दोनों का। तो 5 का 5 बार जाएगा 25, 2 5 एकम 5, शून्य का आपका शून्य जाएगा, 1 का आपका क्या हो जाएगा? जब यहां पर 1 का ले जाएंगे तो 1 का यहां पर शून्य हो जाएगा, 5 और शून्य और 1, यही तो आपका होगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 5 2 5 5 10, 0 0 और हासिल 1 1 और 2 अंक के बाद है तो दशमलव, यानी 110.25, तो दूसरा विकल्प है और ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये प्रश्न 5.41 गुणे 4.36 ऋण 3.21 गुणे 5.41 ऋण 5.41 गुणे 1.13 का संक्षिप्त रीति से, तो इसको इस तरह से हल करिए, 5.41 गुणे 4.36 ऋण 3.23 गुणे 5.41 फिर ऋण 5.41 गुणे 1.13 सॉरी। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो खंड 3 बने हैं, तो इसमें 5.41 है, इसमें भी 5.41 और इसमें भी 5.41, अर्थात इन तीनों में से हम 5.41 कॉमन ले लें तो बचा क्या? ये 4.36 ऋण यहां 3.23 ऋण 1.13, तो ऋण ऋण का चिन्ह जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5.41 ब्रैकेट में 4.36 ऋण ये 3 3 6 2 1 3 3 1 4 यानी 4.36, तो ये दोनों जब घटाएंगे तो 5.41 गुणे 0, अर्थात शून्य से किसी भी राशि में हम गुणा करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। तो यहां चौथा विकल्प हमारा क्या होगा? चौथा विकल्प हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाज्य बराबर क्या होता है? तो हम आप जानते हैं
कि सूत्र है भाग का भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आपका रूप होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे 16 में आप 3 से भाग देते हैं तो 3 का कितनी बार जाएगा? 5, 3 पछे 15, शेष कितना आया? 1। अब यहां पर भाज्य कितना है? 16 है। तो 16 बराबर, देखिए भाजक क्या है? 3 गुणे भागफल 5 धन 1। तो अब इसको करिए 3 पचे 15 धन 1 अर्थात 16, दोनों का मान समान हो गया, सिद्ध हो गया। तो यानी तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका हम आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती। तो यहां अभाज्य संख्याएं अगर हम बात करें तो जो अभाज्य संख्याएं हैं वह आपकी कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11। अब यहां कई लोग प्रश्न पूछ लेंगे कि 1 को क्यों नहीं लिया? तो एक संख्या ऐसी है, यह न भाज्य है और न ही अभाज्य है। इस पर भी आपके एक प्रश्न बन सकता है। वह संख्या जो ना तो भाज्य है और न अभाज्य है तो वह 1 है। यहां प्रथम 5 कौन सी हुई? 2, 3, 5, 7, 11। तो इन संख्याओं की माध्यिका की बात करते हैं तो यहां माध्यिका जो, अगर पदों की संख्या विषम है, यहां पर क्या है? पदों की संख्या क्या है? विषम है। और पदों की संख्या विषम होने पर हम जानते हैं कि माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर n+1 बटे 2वां पद का मान। तो n कितना है? प्रथम 5 यानी 5 है, तो 5 धन 1 बटे 2, तो ये कितना हो गया? 6 बटे 2 अर्थात 3। तो तीसरी संख्या जो होगी, तीसरी संख्या कौन सी है? तीसरी संख्या 5 है। तो यहां पर हमारी माध्यिका कितनी होगी? वह 5 होगी। तीसरा विकल्प क्या होगा? तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आंकड़ों 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 की माध्यिका होगी। तो 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 ये खुद क्रम में है, ये आरोही क्रम में है, चढ़ते हुए क्रम में है। और यहां पर कुल पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पद क्या है? पदों की संख्या विषम है। तो फिर वही आपका सूत्र लगेगा, माध्यिका बराबर n+1 बटे 2वां पद का मान। तो अब यहां पर 2, 2, 4, 2, 6, 7 है। तो 7 धन 1 बटे 2 अर्थात 8 बटे 2 अर्थात चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4 यानी 9। यहां पर 9 जो है दूसरा विकल्प है और इसका यही उत्तर होगा। यानी इन आंकड़ों की माध्यिका जो होगी वह कितनी होगी? इन आंकड़ों की माध्यिका 9 होगी। अगला प्रश्न, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य हम जानते हैं, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बटे 5। तो कितना आया? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, योगफल 15 बटे 5 और 5 तिहाई 15, 3। यानी इनका समांतर माध्य क्या होगा? इनका समांतर माध्य 3 अर्थात चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 12
19, 9, 13, 12, 8, 12, 11, 17, 13 का बहुलक होगा। तो इस तरह के पदों में बहुलक के बारे में हम जानते हैं कि जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला पद ही बहुलक होता है, या हम यूं कह दें कि जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होती है वह बहुलक होता है। यहां पर हम देखें तो यहां सारे आंकड़ों को देखने के बाद 12 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 10 एक बार है, 9 एक बार है, 19 एक बार है, 13 दो बार है, तो बाकी की संख्या कम है, तो यहां पर आपका बहुलक क्या होगा? 12, अर्थात पहला विकल्प हमारा आंसर होगा, जो 3 बार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। फिर वही चीज है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6, धन 7, धन 8, धन 9, धन 10, यही है प्रथम 10, और पदों की संख्या 10 हो गई। अब इसको आप जोड़िए, 10, 9, 19, 8, 27, 7, 34, 6, 40, 5, 45, 4, 49, 3, 52, 2, 54, 1, 55, इसका योग 55/10, अर्थात इनका समांतर माध्य कितना आएगा? 5.5। पहला विकल्प ये आपका आंसर होगा। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 और उसका माध्य 9 है तो प्रेक्षणों का योगफल, तो यानी माध्य आपको दिया गया है, संख्या दी गई है, तो हम सीधे सीधे माध्य बराबर योगफल, मान लिया हमने x है, संख्या 13, अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुणे 9, 13 9 117, तो यानी योगफल कितना होगा? 117, और चौथा विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेमी है तो घन का आयतन होगा। तो हम आप जानते हैं घन का पृष्ठ का सूत्र होता है, घन का पृष्ठ बराबर क्या होता है? वह 6a², a उसकी भुजा होती है, तो दिया हुआ है 24 बराबर 6a², तो a² बराबर 24/6, अर्थात 4 आएगा, तो a का मान कितना आ गया? a का मान 2 आया। और हमसे पूछ क्या रहा है? आयतन, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? a³, तो यानी 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब 8 घन सेमी हमारा आयतन होगा, तो ये 8 घन सेमी पहला विकल्प, जो कि हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेमी और त्रिज्या 3 सेमी है तो बेलन का आयतन होगा। एक बेलन है जिसकी ये आपका, तो ये ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आपकी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? πr²h, तो पाई आर का मतलब 3 की घात 2, 3 गुणे 3 गुणे 6, तो 3 त्रिका 9, 6 54 पाई घन सेमी, और ये दूसरा विकल्प दिया गया है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की कोरें 6 सेमी, 3 सेमी और 2 सेमी है, तो मान लेते हैं घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठ होगा। तो घनाभ का पृष्ठ का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब मान रख दीजिए 2 ब्रैकेट में L 6 गुणे 3 धन 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 6, हल कर दीजिए, 2 ब्रैकेट में 6 त्रिक 18, 3 दूना 6 और 2 छंग 12, तो ये कितना हो गया? 18 6 24, और 24 12 36, यानी 2 गुणे 36, अर्थात 72 वर्ग सेमी उसका पृष्ठ होगा।
तो यहां 72 सेमी तीसरा विकल्प दिया गया है, जो कि आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर, घन का आयतन 27 घन सेमी है, घन की कोर होगी। तो घन का आयतन का सूत्र हम आप जानते हैं, आयतन बराबर घन का ए क्यूब होता है, और ये दिया हुआ है 27 बराबर ए क्यूब। तो ए बराबर हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, हम इसके घनमूल की बात कर सकते हैं 27, या यूं कह सकते हैं कि 27 की पावर 1/3, चाहे जिस रूप में लिखें, और 27 का घनमूल 3 होता है, अर्थात 3 सेंटीमीटर जो होगा। पहला विकल्प ये आपका आंसर होगा कि घन की कोर कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, घन की भुजा 6 सेमी है, तो घन का पृष्ठ होगा। तो घन के पृष्ठ का सूत्र हम आप जानते हैं, जो घन का पृष्ठ है वह है 6a²। तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 छंग 36, और 36 में 6 से आप गुणा करिए, तो 6 छंग 36, 6 3 18, 2 3 21, यानी 216 वर्ग सेमी। तो अब 216 वर्ग सेमी तीसरा विकल्प, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न, घन का विकर्ण 4√3 सेमी है, तो आयतन होगा। तो यहां हम आप जानते हैं कि घन के विकर्ण का सूत्र, घन का विकर्ण यदि भुजा मालूम है तो वो क्या होता है, a√3। तो अब यहां विकर्ण आपका दिया गया है 4√3 बराबर a√3, तो √3 से √3 कट गया, अर्थात a बराबर 4 सेंटीमीटर। और प्रश्न पूछ क्या रहा है, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर a क्यूब, तो ये 4 की घात 3, तो 4 चौक 16 चौको 64 घन सेमी जो है आयतन होगा। तो यहां 64 तीसरा विकल्प, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन। तो आयतन बराबर घनाभ का क्या होता है, LBH, और LB क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई कमरे के फर्श की। ऊंचाई, तो कमरे का क्षेत्रफल 48 गुणे 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 40, 5 चौक 20, 4 24, यानी इतना घन मीटर, 240 घन मीटर तीसरा विकल्प, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। तो कोई भी जब हम वृत्त लेते हैं किसी बिंदु से, हम उसकी स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा केंद्र को मिलाने वाले और स्पर्श बिंदु के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो यहां आपका चौथा विकल्प आंसर होगा, इनके मध्य 90 अंश का कोण। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कोई भी वृत्त होगा, किसी बिंदु से उस पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहां तीसरा विकल्प हमारा क्या होगा, आंसर होगा। r त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त की परिमाप, जैसे अर्धवृत्त की बात हम करते हैं, तो पूरी परिमाप की बात हम करते हैं, पूरे वृत्त की परिमाप अगर हम इसको पूरे वृत्त में कन्वर्ट कर दें, तो पूरे वृत्त का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2πr। अब यहां अर्धवृत्त है तो बट्टे 2, और व्यास यानी +2r, d जो है वो 2r। तो अब इसको सरल कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, अर्थात πr + 2r, इसमें r कॉमन ले लिया तो पाई +2, यानी r विद इन ब्रैकेट पाई +2, चौथा विकल्प ये आपका आंसर होगा। किसी वृत्त का व्यास 6 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो हम जानते हैं r बराबर d/2, d क्या है, व्यास, d या यूं कह दें व्यास बटे 2, तो व्यास दिया हुआ है 6/2, अर्थात 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आ विकल्प ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी,
अब मान लीजिए एक वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है और त्रिज्या केंद्र ये O है, ये कितना है 3 सेमी। तो पूछ रहा है केंद्र से इसकी दूरी, तो मान लीजिए ये AB है, तो OA। अब यहां पर ये 90 अंश का कोण अभी पूर्व के प्रश्न में हमने देखा, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, √AB² प्लस OB²। तो AB का मान हमको मालूम है 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, अर्थात ये हो गया 16 धन 9, ये √25, अर्थात इसका मान कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो तीसरा विकल्प क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x-1 का स्क्वायर भागे x+1 का स्क्वायर। x² - 1 भागे x+1 का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख लें भिन्न के रूप में, x² - 1 है तो हम 1 का स्क्वायर कर दें अपान x+1 का स्क्वायर, इसको खोल दें तो ये हो जाएगा x+1 x-1 और x+1 और x+1। तो x+1 कट गया, बचा क्या x-1 अपान x+1। तो x-1 और x+1 पहला विकल्प क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। log बेस 10 की पावर 4, तो इसको हम जानते हैं लिख सकते हैं कि 4 log 10 बेस 10, और जब आधार और लघुगणक का मान समान होता है तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 1 × 4 बराबर 4। तो यहां चौथा विकल्प क्या होगा हमारा आंसर होगा। एक घन सेमी तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया, तो तार की लंबाई क्या होगी। तो यहां हम जानते हैं कि 1 घन सेमी बराबर कितना होता है 1000 घन मिलीमीटर। तो अब जो तार मोटा 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया तो उसका आयतन भी इसी के बराबर होगा। तो आयतन, और वो भी बेलनाकार होता है, तो उसमें आप सूत्र लगाएंगे कौन सा, आप लगाएंगे πr² h बराबर 1000 r। अब चूंकि ये 1 मिलीमीटर मोटा है, यानी d बराबर क्या है 1 मिलीमीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर। तो पाई 22/7 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे h, लंबाई पूछा है, बराबर 1000। अब इसको आप सरल कर लीजिए, इसको आप जब सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा h बराबर 1000 गुणे, अब यहां पर ये आपका 7 और 2 2, 7 × 2 × 2/22, तो 2 से काट दिया 11 गया, और ऊपर का आप गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1000 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 14,000/11, और 11 से इसमें आप भाग देंगे तो ये आपका आएगा 14, 11 का एक बार गया 3 बचा 0, 11 दूनी 22, 8 बचा फिर 0, 80 हुआ, 11 सते 77, फिर 3 बचा 0, 11 दूनी 22, ये आपका कितना हुआ 0, और फिर आप जब दशमलव लेंगे तो 0 मिलेगा, तो फिर 7 बार जाएगा, तो यहां पर इतना मिलीमीटर हुआ। और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर 10 से भाग दे देंगे, तो यानी 127.27 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो यहां पर जो विकल्प दिया गया है वह 127.28, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा।
4x स्क्वायर प्लस 12xy में क्या जोड़ें। तो इसको इस तरह से समझे, 4x स्क्वायर प्लस 12xy, तो ये सूत्र उसी पर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है, इस रूप में इसको समझें, या यूं कह दें कि यहां पर जो हमारा एक अज्ञात खंड है, तो हमने कहा था कि इसका जो अचर है और ये पहले का अचर, इन दोनों के गुणा का 2 गुना रूप, यानी 12 को जब हम करेंगे तो 12 किन्हीं 2 खंडों का होगा योग, तो 6 धन 6, और ये बनेगा कितना, ये बनेगा 36, और 36 में एक हमारा 4 है तो दूसरा 9 बनेगा, अर्थात 9, और यहां y है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, y स्क्वायर, यानी 9y स्क्वायर को जोड़ने पर ये बनेगा, तो तीसरा विकल्प क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न, यदि 4 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, यदि 4 प्रेक्षणों का माध्य 20 है और जब प्रत्येक प्रेक्षण में c जोड़ा जाता है तो उसका माध्य 22 हो जाता है, तो c का मान, तो 4 प्रेक्षणों का जो योगफल निकलेगा वह कितना होगा, 20 गुणे 4 यानी 80, और c के बाद योगफल क्या होगा, c जोड़ने के बाद 22 गुणे 4 बराबर 88, तो अंतर कितना आया, अंतर आया 8 का, तो c का मान कितना हो जाएगा, 8/4 अर्थात 2, तो यहां दूसरा विकल्प क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो इन संख्याओं का योग, तो यहां हम जानते हैं कि माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, तो माध्य दिया गया है 12, तो यानी 12 बराबर योग x मान लिया, और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं 20 हैं, 12/1 तिरछा गुणा कर दें तो x बराबर 12 गुणे 20 अर्थात 240, तो पहला विकल्प क्या होगा आपका आंसर होगा। यदि a-1, a+5, a+11 और a+17 का समांतर माध्य 10 है तो a का मान, तो वही आप सूत्र लगा लीजिए कि a-1 प्लस a+5 प्लस a+11 प्लस a+17 पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 4, और इसका मान कितना है 10। इसको खोल दीजिए तो a-1 प्लस a+5 प्लस a+11 प्लस a+17 अपान 4 इज इक्वल टू 10, तो 1 2 3 4 यानी 4a प्लस 17 11 28 5 33 में से एक घट गया 32, a+32 अपान 4 इज इक्वल टू 10। तो इसको इस तरफ हम लेके चलते हैं, देखते हैं यहां से हम इधर कि ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 32 इज इक्वल टू 4 इंटू 10, तो 4a बराबर 40 माइनस 32 अर्थात 8, तो a बराबर 2, तो उत्तर आपका कितना आएगा, सविकल्प 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 सेमी है, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी, तो वही जैसे पूर्व में प्रश्न बताया था कि यहां से ये एक बिंदु P से स्पर्श रेखा, तो वृत्त की त्रिज्या दी गई है कितना, 5 सेमी, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 12 है, तो हमको ओ पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वही हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लेंगे, तो 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग 144 धन 25 169, और उसका वर्गमूल 13, तो दूसरा विकल्प आंसर होगा।
तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने मैथ्स के बहुविकल्पीय प्रश्न में आज हम लोगों ने 69 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और लगभग प्रत्येक चैप्टर्स को हमने लिया। अब अगले खंड में हम आपके साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, अर्थात अधि लघु उत्तरीय प्रश्न को लेंगे और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर चलेंगे। उसके बाद फिर हम मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, मॉडल पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।